नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेघालय को मिली 39वें नेशनल गेम्स की जिम्मेदारी। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को सौंपा खेल ध्वज। सफल आयोजन के लिए सीएम धामी को दी बधाई। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस नेताओं में आपसी कलह जारी। जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष ने विधायक बेहड़ पर लगाया आरोप। जमीनों की रजिस्ट्री की ऑनलाइन प्रक्रिया का हुआ विरोध। अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार कर जताया विरोध। कहा, काम पर पड़ेगा विपरीत असर। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। राज्य में सुबह से हल्की बारिश शुरू। बारिश के साथ पहाड़ों में बर्फबारी के भी आसार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। इस मामले में उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिल में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। स्मार्ट मीटर पूरी तरह पोस्टपेड हैं, ये प्रीपेड नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उपभोक्ता अपनी मर्जी से प्रीपेड चाहता है तो उसके यहां भी प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने से किसी प्रकार की रीडिंग से छेड़खानी नहीं की जा सकेगी। सबसे पहले तो ये है कि स्मार्ट मीटर लगने से आपके बिल में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं आने वाली है, क्योंकि स्मार्ट मीटर तो एक ऑर्डिनरी मीटर की तरह ही काम करेगा। बल्कि मीटर रीडिंग करने वाले आदमी की वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई होगी वो उनकी मैनुअल एरर की वजह से हो या मिसचीफ की वजह से हो, इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। ऋषिकेश में पुलिस और एसओजी की टीम ने बैंक में नकली जेवरात रखकर लोन लेने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। टीम ने आरोपियों के कब्जे से नकली गोल्ड के जेवरात बरामद किए। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि प्राइवेट बैंक से कॉल आने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पुलिस ने उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जिले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि नानकमत्ता निवासी रईस अहमद ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें बताया कि 3 बदमाशों ने घर में घुसकर ज्वेलरी और नकदी लूटी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों से 2 तमंचे, लूटी गई ज्वेलरी बरामद कर ली। रात नानकमत्ता थाना क्षेत्र में 2 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। अभियुक्तों द्वारा भागते हुए गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के जवाबी फायर में दोनों अभियुक्त घायल हुए, जिनके पैरों में गोली लगी। अस्पताल में इनका उपचार कराया गया। उपचार के उपरांत इनसे गहनता से पूछताछ की गई। विधानसभा के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश होगी। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि राज्य की जीएसडीपी ग्रोथ अच्छी हुई है। 2024-25 में विकास दर 6.61% संभावित है। उन्होंने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद 3,32,000 करोड़ का था, जो अब 3,78,000 करोड़ संभावित है। पिछले वर्ष राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2,46,000 रुपए थी, जो राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स का समापन हो गया है। हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय गोलापार स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में नेशनल गेम्स का फ्लैग मेघालय को सौंपा गया। इस समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा
कि मेघालय को 39वें नेशनल गेम्स की जिम्मेदारी मिली है और मेघालय को आने वाले आयोजन के लिए शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने फिट इंडिया, खेलो इंडिया के खेलों को आगे बढ़ाया, जबकि सीएम धामी ने देवभूमि को खेल भूमि बनाया और मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। अमित शाह ने आगे कहा कि आज देश में खेलों का बजट 3800 करोड़ रुपए का है, इसीलिए आज खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा लहरा रहा है। खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक दरोगा की पिटाई का मामला सामने आया है। इस मामले में भाजपा नेता की गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर रहते हैं। उन्होंने रुद्रपुर में दरोगा के साथ मारपीट को निंदनीय बताया और कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। से कांग्रेस पार्टी ने हर बार कहा कि जो सत्ता का नशा है ये भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, इनके सर पे चढ़कर जो है बोल रहा है और यही वजह है कि इस तरीके का दृश्य आपको ये पहली बार नहीं है जो देखने को मिला है। और मुझे लगता है एक दरोगा, एक पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा है, उस पर इस तरीके का अत्याचार ये कतिपय ये प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। रुद्रपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की हुई हार के बाद लगातार कांग्रेस नेताओं में आपसी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी कांग्रेस से मेयर के प्रत्याशी रहे मोहनलाल खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं, तो कभी नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन खेड़ा पर कांग्रेस के जिला कार्यालय में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा और नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा की ओर से संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हार जीत पूरे प्रदेश में हुई, लेकिन हमारे यहाँ जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ जी हैं, हमारे साथ उनकी तालमेल संगठन के साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा। फिर 20 साल यहाँ पे उन्होंने विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने पहले दिन ही आते ही दो फाड़ करने वाला काम किया। जिस तरीके से उन्होंने कह दिया भी जिला संगठन और नगर संगठन जहां भी जाएगा मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद आप समीक्षा बैठक के नाम पे खेड़ा जी के फार्म पे आप बैठक कर रहे हो और बैठक में आपने उन लोगों को बिठा रखा आगे जिन्होंने चुनाव हराया, जिनके पास हमारे पूरे साक्ष्य हैं, और उसके बाद आप वहां खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष के लिए बोल रहे हो, जिलाध्यक्ष के लिए बोल रहे हो। निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के हार के कारणों को जानने के लिए 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रेम बहुखंडी ने बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन मामलों की जांच कर रही है जहां वोटर के फंडामेंटल अधिकारों का हनन किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए, जिन मतदाताओं के नाम को गायब किया गया उनसे संपर्क कर फॉर्म भरवाए जाएंगे और 20 से 22 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन के पास वे फॉर्म जमा करवाए जाएंगे। काटेगा, क्यों काटेंगे, किस प्रोसेस से काटेंगे? तो कितने वार्डों का आपने समीक्षा? अभी हमने समीक्षा नहीं करी, हमने अपने लोगों तक एक फॉर्मेट भेजा है, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने मेयर प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, हम वार्ड मेंबर से बात कर रहे हैं, उस पर चल रहा है। कितने लोग हैं इस कमेटी में? 3 लोगों की कमेटी है। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? अभी तो प्रोसेस है, समय लगेगा, पर हमारी कोशिश ये है कि इसमें 1 महीने का समय होता है इलेक्शन कमीशन में आप कोई पिटीशन देने का। तो 23-25 तारीख को रिजल्ट आया था, तो समझ लीजिए 20-22 तारीख तक हम ये कमेटी में कुछ ना कुछ तो इलेक्शन कमीशन में जमा करें। खबर देहरादून से है। धामी मंत्रिमंडल की ओर से जमीनों की रजिस्ट्री की ऑनलाइन प्रक्रिया को स्वीकृति दे दी गई है, वहीं अब अधिवक्ता इसके विरोध में उतर चुके हैं। इसी क्रम में देहरादून बार एसोसिएशन ने 1 दिवसीय न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया, जिसको लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया के विरोध में नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो अधिवक्ताओं को अलग रखा गया है इससे उनके कार्य पर विपरीत असर पड़ेगा। बस इसी के विरोध में 1 दिवसीय न्यायिक कार्यों का बहिष्कार रखा गया।
देहरादून के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित विधायकों और पदाधिकारियों ने शिरकत की। सुबोध उनियाल ने बताया कि विभिन्न विभागों को लगभग 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। बैठक में जनप्रतिनिधियों को दी गई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने उरेडा जल जीवन मिशन और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्रगति के निर्देश दिए। रामनगर इलाके में अवैध रूप से फलदार वृक्षों का कटान जारी है। सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व रामनगर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को फलपट्टी क्षेत्र घोषित किया था और बिना अनुमति के फलदार वृक्षों के कटान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। जिन इलाकों में सरकार ने रोक लगाई थी वहां आज भी कई क्षेत्रों में भूमाफियाओं और लकड़ी तस्करों की अधिकारियों से मिलीभगत के कारण इन वृक्षों का कटान जारी है। ऐसा ही एक मामला तेलीपुरा स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में सामने आया, जहां तस्कर हरे आम के पेड़ों पर आरी चला रहे थे। भनक लगने पर तस्कर मौके से फरार हो गए। हमें घर के अंदर जब मैं सो रहा था, आराम कर रहा था, तो आरी चलने की कुछ मशीन कटने की आवाज़ आई। जब मैंने बाहर निकल के देखा तो कुछ लोग, हमारे घर के सामने जो प्लॉट है एक, उस पर 2-3 आम के वृक्ष हैं। मैंने देखा कि उनके वृक्षों को वो लोग कटाई कर रहे हैं। तो मैंने उनको ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप लोग ये क्यों कटाई कर रहे हो, ये तो पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग रात में क्यों अवैध काम कर रहे हो। तो वो लोग वहाँ से मौके से भाग गए। जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड द्वारा हाट में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हाट का क्रीड़ा समारोह का आयोजन स्थानीय छतीना खाल के मैदान में शुरू हुआ। क्रीड़ा समारोह के उद्घाटन के मुख्य अतिथि सोमेश्वर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अवनींद्र कुमार जोशी ने किया। शुभारंभ के दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभा पढ़ाई के साथ साथ एक अनूठी प्रतिभा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड की क्रीड़ा प्रतिभाएं विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रही हैं। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डीसी पंत ने कहा कि द्वाराहाट के खिलाड़ियों ने देश दुनिया में नाम रोशन किया है। इस मौके पर डॉक्टर अंचलेश कुमार, डॉक्टर प्रणवीर चौहान, डॉक्टर अंजुम अली, डॉक्टर अशोक कुमार आदि ने क्रीड़ा प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाई। उधम सिंह नगर में कोतवाली जसपुर के अंतर्गत गांव नारायणपुर में एक शादी समारोह में डीजे बजने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर विशेष समुदाय के लोगों ने लाठी डंडे और पथराव करना शुरू कर दिया। हमले से शादी समारोह में भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाई और अपनी देखरेख में शादी समारोह को संपन्न करवाया। नारायणपुर थाना जसपुर में एक शादी समारोह था जिसमें डीजे बजने को लेके कुछ विवाद हुआ है। इस घटना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि दो जिसे गैर समुदाय के बीच का ये झगड़ा था, इसको लेके तत्काल मौके पर फोर्स रवाना किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाई गई। मौके से जिनकी लड़की की शादी है उनके पिता द्वारा तहरीर दी गई है। कुछ लोगों को नामजद किया गया है। इसमें हमारी टीमें, पुलिस टीम बनाकर अलग अलग जगह भेजी गई है और व्यक्तियों को जिनके नामजद तहरीर है उनको गिरफ्तार करने का। खटीमा क्षेत्र कामन नदी के किनारे बनी गौशाला को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। यह गौशाला काफी चर्चाओं में रही है। काफी विरोध के बावजूद सरकार ने इस गौशाला का निर्माण करवाया। ग्रामवासियों के अनुसार नदी के किनारे होने के कारण कटान और बहाव गौशाला की ओर हो सकता है। यह स्थान डूब क्षेत्र है, जहां बरसात में दोनों तरफ काफी पानी भर जाता है। 7-8 जुलाई को आपदा में गौशाला पूरी तरह नष्ट हो गई। गौशाला बन रही थी, ग्रामीणों के साथ मिलकर और इंडिविजुअल भी मैंने उसका बहुत विरोध किया। हमने कहा कि ये जमीन लो लैंड है, इसमें पानी भरता है और हर बरसात में यहाँ आपदा आती है, ये गौशाला सुरक्षित नहीं है। और सरकार ने ऐसे ही अधिकारियों के दम पर जबरन उसको जो है कि गौशाला को बनाया और गौशाला में करोड़ों रुपये की जो है धनराशि, सरकारी धनराशि को लगाया। गौशाला का जगह चिन्हित हुआ तो ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया गया और उस समय हमारे तहसीलदार जी थे यूसुफ अली जी, उनको हम मौके पे, इस समय बाढ़ आई थी तो यहाँ से कम जहाँ पानी चल रहा था वहाँ से कम 200 मीटर पे गौशाला बनना था आगे को, उनको हम मौके पे ले जाके भी दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मजबूर हूँ। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए लोहाघाट ब्लॉक सभागार में वन सरपंचों की वनाग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएफओ चंपावत नवीन पंत के निर्देश पर
एसडीओ नेहा सोन के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें 165 वन सरपंचों सहित पर्यावरण प्रेमियों और वन कर्मियों ने भाग लिया। गोष्ठी में बताया गया कि सरकार ने वनाग्नि को आपदा घोषित किया है। उन्होंने कहा कि जंगलों को बचाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका ग्रामीणों की है। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने और उनकी देखभाल करनी होगी। इस दौरान आपदा विभाग ने सभी सरपंचों को आपदा उपकरणों का वितरण किया। तो चंपावत के जो डीपो साहब है नवीन पंजीम का प्रयास है कि इस बार हमने पूरे चंपावत में जागरूकता इस स्तर पर फैलाया है। जिस तरह का शहरी सत्ता के क्षेत्र में जनता अपने जंगल को आग से बचाने से आगे आ रही है, ऐसा ही कुछ प्रयास द्वारका क्षेत्र में, बाराकोट क्षेत्र में, पाटी क्षेत्र में, पूरे चंपावत में हो, ताकि इस साल हम चंपावत को वनाग्नि रहित कर सके। इस उद्देश्य से हम लोग में मदद करने शहरी वनाग्नि के जो कारण है, उनके सबसे जो प्रमुख कारण है वो हमारी जो एक परंपरा है और आग जलाने की जो प्रथा है। चक्राता में मौसम का मिजाज बदल गया है। लोखंडी में फिर हिमपात शुरू हुआ। लोखंडी के आसपास के क्षेत्र और ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से लोखंडी में होटल व्यवसायी खुश दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी शुरू होते ही वीकेंड पर लोखंडी पहुंचे पर्यटकों की खुशी साफ देखी जा रही है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए सुखद मानी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।